हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील कुमार शर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस। जैसा कि आप जानते हैं, रेजोनेंस हर बार फिजिक्स के सोल्यूशन लेकर आपके सामने आता है। जैसे एग्जाम खत्म होता है और हम सारी टीम मिल करके सोल्यूशंस बनाते हैं। अभी तक आपने हमारे AK सर ने 15 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर दिया है। मैं आपके सामने अब 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग इस 16वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है। बहुत प्यारा और बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। इसमें दिया क्या है, बिल्कुल एज यूजुअल डी डिस्टेंस मालूम है मुझे बिटवीन स्लिट्स, कैपिटल डी स्क्रीन, और गौर से देखें स्लिट के बीच की सेपरेशन पता है। y1 जो है ना, ये वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा फॉर रेड लाइट, और सिमिलरली y2 जो है ना, वायलेट लाइट के लिए डिस्टेंस पता है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा की। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वायलेट। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आइडिया हमें है, ये स्लिट हुआ करती थी, यहां स्क्रीन हुआ करती थी, और इंटरफेरेंस यहां पर हमें चेक करना होता था कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा अगर निकालूं मैं, ठीक है ना, अगर वेवलेंथ लैम्डा हम यूज कर रहे हैं और फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन निकालें तो क्या मिलता था मुझे, y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा तक की पोजीशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके बाद अगर मैं y1 निकालूं यहीं पर, तो y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा r कैपिटल D बाय स्मॉल d। वेवलेंथ बदली हुई है। वायलेट के लिए अगर मैं बात करूं तो यही पोजीशन y2 है, बराबर क्या लिखोगे, लैम्डा v कैपिटल D बाय स्मॉल d। दोनों का डिफरेंस y1 माइनस y2 बराबर, ध्यान से देखो यहां पर d बाय स्मॉल d, मैं कॉमन ले लूंगा, d बाय स्मॉल d, तो यहां क्या आ जाएगा, लैम्डा r माइनस लैम्डा v, और हमें यही निकालना था, लैम्डा r माइनस लैम्डा v बराबर, ये स्मॉल d उधर चला जाएगा, यानी कि y1 माइनस y2, ठीक है, स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये डिफरेंस आ गया, मींस आंसर नंबर 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। बहुत ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है, दोनों जो है ना 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, मूव्स अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व इज 1800, मतलब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और हमें निकालनी क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड पता है। ठीक है ना, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है, स्पीड vs, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, स्पीड v0, साउंड की स्पीड सोर्स टू ऑब्जर्वर। ठीक है, मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू v माइनस, ऑब्वियस है v0 v की डायरेक्शन में है, v माइनस v0 अपॉन v माइनस vs, vs इस v के अपोजिट है, तो यहां क्या जाएगा, प्लस vs, v माइनस v0 अपॉन v प्लस vs इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, FA बोल दो इसको। अब मुझे यही निकालना है, सारी वैल्यू पुट कर दो, यहां कितना 1800 इक्वल टू v कितना है 340 माइनस v0 20 दिया हुआ है, डिवाइड अपॉन v प्लस vs, यानी कि 340 प्लस कितना जाएगा यहां पर 20 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो हमें निकालनी है। अब FA निकालना है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, और सॉल्व करके जब हम आंसर निकालेंगे तो F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1906। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने बड़ी ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन की है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डेटा भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 18 एसी है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देख करके बच्चे खुश हो गए होंगे। बहुत ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस निकालना है और सीरीज एलसीआर सर्किट है और हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर। तो अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है और मैक्सिमम पावर है, इसका मतलब है मैक्सिमम करंट है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब है रेजोनेटिंग सर्किट है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो फिर रेजोनेंस है ना। इसका मतलब है रेजोनेटिंग कंडीशन लगा दो, XL बराबर क्या होता है, XC। अब हमें XL पता है 250 ओम, इसका मतलब हमें XC पता है। XC बराबर कितना होता है, ध्यान से देखो, 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन 2 पाई FC। अब XL पता है मतलब XC पता है, यानी कि 250। हमें क्या निकालना है, C। दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी, गौर से देखो 50। C निकालना है, F दिया हुआ है और XL की वैल्यू XC के बराबर होती है। सिंपल सी बात है। ओमेगा हम लोग जानते हैं, जो हमने लिखा ना 2 पाई F, बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। XL क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत ध्यान करो, वैसे इसका काम नहीं है, ओमेगा L, याद किया, XL बराबर XC। सर्किट का जो इंपीडेंस है इस सिचुएशन पे Z किसके बराबर आता था, R। करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो जब हम सॉल्व करेंगे ना और C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे, C निकालेंगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद तुम देखोगे आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि C की जो वैल्यू है ये 12.7 माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बहुत ध्यान से देखें, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन लाइक एटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1 इज दिस। ये फ्रीक्वेंसी पता है एक ट्रांजिशन के लिए। फिर इन्होंने कहा है फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 पर हो रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, 1 अपॉन लैम्डा। ये याद करते हैं हम लोग, बराबर क्या होता है, R Z स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, और यहाँ 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर हम वेवलेंथ की कैलकुलेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। R हम जानते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, हाइड्रोजन लाइक एटम है, कहां से कहां तक, 3 से 1, यानी N1 1 है और N2 3 है। अब अगर मैं इसी में HC से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, HC डिवाइड बाय लैम्डा। यहां क्या आ जाएगा, RHC, इस पूरे की वैल्यू हम लोग को पता है, यहां मिलेगा Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब C बाय लैम्डा ये तो म्यू होता है, यानी कि H न्यू फ्रीक्वेंसी। गौर से देखो, SC बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा को क्या लिख दिया, न्यू, तो H न्यू बराबर, ये सब एक ऐसे बोल दो कि भाई E नॉट है ये वाली वैल्यू, और ये कितना है, Z स्क्वायर, एटम वही है तो Z स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो जो न्यू है ना, अगर वो मुझे निकालना है बाद के केस में न्यू 2, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, न्यू 2 अपॉन पहले कितना है, न्यू 1, डिवाइड कर दो, ई नॉट Z स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, न्यू 2 अपॉन न्यू 1, एच गायब हो गया, और न्यू 2 का मतलब सेकंड वाली सिचुएशन, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 से 2 में आ रहे हो, डिवाइड अपॉन, फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन कितना, 3 स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है। हमें क्या पता है, न्यू 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, न्यू 1, गौर से देखो, ये न्यू 1 पता है, निकालना क्या है, न्यू 2 निकाल लेंगे, तो न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इक्वल टू
दो बार लिखा, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 से 2 में जा रहे थे, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, न्यू 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू 2 को निकाल लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो जो न्यू 2 है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर 162 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो ये अपना न्यू 2 है। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ध्यान से देखें, ये वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है। इनिशियल फ्यूल ऑफ रॉकेट पता है हमें, है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मान लो ये रॉकेट है, ठीक है, यहां से गैस इजेक्ट होती है, यहां से ये ऊपर जाना चालू कर रहा है और एक्सेलरेशन ए बराबर दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मतलब थ्रस्ट वेलोसिटी मालूम है, थ्रस्ट स्पीड या एग्जॉस्ट स्पीड कह सकते हो, ठीक है, 500 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, यानी कि dm/dt, किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है वो निकालना है। हम जानते हैं जो फ्यूल नीचे की तरफ निकलता है वो एक थ्रस्ट लगाता है रॉकेट पर ऊपर की तरफ, और जो वो थ्रस्ट होता है ना ऊपर की तरफ Ft, इसकी वैल्यू होती है u रिलेटिव dm/dt, ठीक है। रॉकेट का अगर मास उस मोमेंट पर m है, इनिशियल स्टेट की बात हो रही है, तो mg नीचे लगेगा। अगर मैं अब फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो हमें क्या मिलेगा, u रिलेटिव इंटू dm/dt, ऊपर की तरफ फोर्स हो गया, माइनस mg नीचे की तरफ हो गया वेट इसका, और ये बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन a। कहने का मतलब यह है u रिलेटिव इंटू dm/dt इक्वल टू, mg को इधर ले आओ, यहां क्या मिलेगा मुझे, mg प्लस a। हमें dm/dt निकालना है। क्वेश्चन में u रिलेटिव, गौर से देखो, ये मालूम है 500, यानी कि जब कैलकुलेशन करोगे तो यहां क्या लिख दोगे, 500 इंटू dm/dt, ये तो निकालना है, ठीक है, बराबर यहां कितना आ जाएगा, 1000 मास दिया हुआ है, g प्लस a, g कितना है 10, a कितना है, गौर से देखो 20, वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके dm/dt निकाल लो। तो जैसे हम dm/dt की वैल्यू निकालेंगे, dm/dt इक्वल टू, गौर से देखो यहाँ 1000 है इंटू 30 है और डिवाइड बाय 500 कर दोगे तो आ जाएगा 60 kg पर सेकेंड, ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन 2 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21, ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। सिंपल, शुरुआत जब भी आरबीडी की हम लोग करते हैं तो पहला स्टेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है। यहां पर है क्या, एक रैकेट है और इसी रैकेट का पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस रैकेट के सर्कुलर पोर्शन का मास कैपिटल एम है, ठीक है, और जो स्ट्रेट पोर्शन है ना इसका मास स्मॉल एम है। ध्यान से देखो, सर्कुलर पोर्शन का मास कैपिटल एम और स्ट्रेट पोर्शन का जो मास है वो हमें क्वेश्चन में कितना मालूम है, स्मॉल एम। अब हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसकी लेंथ 6r है, ये रेडियस स्मॉल r है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूं तो पहले रिंग का उसके सेंटर के अबाउट लिख दो, कितना हो जाएगा, m स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब इस सेंटर से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस ये r है, तो इसका मतलब है 7r, उसमें से r/2 माइनस कर दो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्लस m 7r माइनस r/2, गौर से देखो स्क्वायर, तो mr स्क्वायर इसके सेंटर के अबाउट हो गया प्लस कैपिटल M इनटू ये डिस्टेंस, ठीक ना, आई ए बराबर ICM प्लस ML स्क्वायर, जहां L का मतलब उनके बीच की सेपरेशन, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ए के बीच की सेपरेशन। अब रॉड की बात करते हैं, प्लस रॉड की लेंथ कितनी है 6r, मास है स्मॉल m, तो मैं ऐसे लिखेंगे स्मॉल m, L का मतलब 6r स्क्वायर अपॉन 12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। अब मुझे इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, लेकिन पॉइंट ए के अबाउट निकालना था ना मुझे, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितनी है
3r, उसमें से ये r/2 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 3r माइनस r/2। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फिर प्लस स्मॉल m इंटू 3r माइनस r/2 स्क्वायर। कुल मिलाकर के ये रिंग का है, ये स्ट्रेट रॉड का है, दोनों को ऐड कर दो। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को, ठीक ना। ये कैपिटल M r स्क्वायर प्लस कैपिटल M 7r माइनस r/2 का स्क्वायर, ठीक ना। IA बराबर ICM प्लस M इंटू सेपरेशन बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही रॉड के लिए निकाल लिया हम लोगों ने। M लेंथ 6r है तो 6r स्क्वायर अपॉन 12 प्लस स्मॉल m 3r माइनस r/2 का स्क्वायर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के बाद तुम देखोगे IA की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो 173 कैपिटल M r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 37 M r स्क्वायर बाय 4 आएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है। दो ट्रैवलिंग वेव है और वो एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रही है और हमें नोड की पोजीशन फाइंड करनी है। गौर से देखो, कहां पर निकालनी है? क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। अगर मैं जो भी इक्वेशन लिखी है ना, इसको कंपेयर करूं ऐसे करके, y इज इक्वल टू, तो कुछ ऐसे है 2a cos kx sin ओमेगा t। अब नोड की पोजीशन का मतलब होता है y इक्वल टू 0। किसी भी टाइम पर अगर y 0 है तो वहां पर हमें नोड मिलते हैं, नोड मिलते हैं, एंटी नोड्स मिलते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब ये जो cos kx वाला टर्म है ना, ये मुझे 0 करना है। अब ऊपर ध्यान से देखो, cos kx का मतलब हो गया ये वाला टर्म, यानी कि cos 1.57 x, ठीक है ना, ये बराबर आ जाएगा 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि कौन कौन सी पोजीशन होती है जहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी, और हमें नियरेस्ट निकालना है। तो गौर से लिखना, मैं ऐसे लिखूंगा 1.57 x इक्वल टू π/2। हम जानते हैं sin π/2 cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। पाई की वैल्यू 3.14 रखो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद तुम देखोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 सेंटीमीटर। वही हमसे पूछा गया है कि x ग्रेटर देन 0 विल बी एट x इज इक्वल टू सेंटीमीटर, दिया हुआ है तो हमें आंसर लिखना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पीओसी का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। कोई भी अगर पीओसी पढ़ के जाता है तो कम से कम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो पढ़ के जाता ही जाता है, ठीक है। तो एक तरह से आसान क्वेश्चन है। ये तभी नहीं कर पाओगे जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक पढ़ के नहीं गए हैं। ध्यान से देखें, यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वैल्यू दी गई है, और हमें क्या निकालना है? मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि FM निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, जैसे अगर मैं कैरियर वेव की इक्वेशन लिखूं, AC साइन ओमेगा सी टी, जिस फंक्शन को हमें मॉड्यूलेट करना है, ठीक है, AM, यहां पर साइन ओमेगा टी, ये है वो फंक्शन जिसे हमें मॉड्यूलेट करना है। तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन लिखनी है हमें, बहुत ध्यान से देखें, तो हम क्या करते हैं, ये AC है और ये पूरा का पूरा फंक्शन इस पे लादना है। तो जो एम्पलीट्यूड में चेंज है वो इस तरह से लिखा जाता है, AC प्लस AM साइन, यहां ओमेगा M, इसको ऐसे लिख दो 2 पाई FM t, ठीक है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, AC साइन ओमेगा सी टी, AC और प्लस उस एम्पलीट्यूड के साथ ये पूरा का पूरा फंक्शन AM साइन ओमेगा MT लाद दिया हमने। मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन निकालनी थी ना, तो AC प्लस AM साइन 2 पाई FMT, और यहां कितना मिलेगा, साइन 2 पाई FCT। अगर मैं यहां पर AC कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस AM अपॉन AC साइन
2 पाई FMT साइन 2 पाई FCT। कंपेयर कर दो, गौर से देखो, जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, 12560 यानी कि 2 पाई FM, ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 12560। सॉल्व करके हमें FM निकालना है, ठीक है ना। और जैसे हम सॉल्व करके FM की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि जो भी FM आएगा ना, गौर से देखो, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2000 हर्ट्ज, या कह सकते हो 2 किलो हर्ट्ज। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा कि बच्चों ने बताया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, तुम देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखें। एक क्यूब है और हर ब्रांच का रेजिस्टेंस मालूम है R, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस इट्स डायगोनल। डायगोनल के अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस मालूम है R। डायगोनल का मतलब एक कोना और दूसरा कोना। तो बहुत ध्यान से देखो, मान लो मैं एक पॉइंट ये ले लूं F और एक पॉइंट ये ले लूं D, ये डायगोनल हो गए। अब मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ड्यू टू सिमेट्री अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो पॉइंट A E, देख रहे हैं, एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट ऐसे जा रही है, एंड H, ये 3 पॉइंट A E एंड H सेम पोटेंशियल पर होंगे। और बिल्कुल वैसे ही इस D के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो पॉइंट C, ठीक है ना, G और B सेम पोटेंशियल पर होंगे। यानी इन तीनों पॉइंट्स को A E H को हम एक जगह लिख सकते हैं, और ऐसे ही C G और B को एक पॉइंट पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें F और D के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो 12 है। तो अगर मैं पॉइंट A लिख लूं, मुझे F और D के अक्रॉस निकालना, तो पहले F लिख दूं, ये F है, ठीक है। अब A E और H एक जगह लिख दो, यहां पर A E H। फिर देखना, ये जो 3 पॉइंट हैं C G और B, इनको भी एक जगह लिख दो, C G B। और लास्ट में हमने यहां पर एक पॉइंट लिख दिया F। मुझे लास्ट में पॉइंट लिख दिया D, क्योंकि मुझे निकालना है F और D के बीच में, ये 2 डायगोनल वाले पॉइंट हैं। तो ये 3 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये 3 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। अब रीस्ट्रक्चरिंग करोगे ना तो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। F और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है, F और E के बीच में एक रेजिस्टेंस है, F और H के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और A E H तीनों एक जगह हैं। तो 3 रेजिस्टेंस हमें यहां दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहां पर A है, यहां पर C है। फिर A और G के बीच में G भी यहां पर है, तो 2-2 रेजिस्टेंस, एक पॉइंट से 2-2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो टोटल 6 रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ेंगे। और फिर यहां पर 3 रेजिस्टेंस, ये B है, ये 3 पार्ट दिख रहे हैं मुझे, ठीक ना। D, ये वाला पॉइंट B तक पहुंचना है मुझे, तो इसका मतलब है D के पॉइंट की बात करें अगर हम, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों को एक जगह लिखा ना, CGB। तो इसका मतलब है एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। तो 3 रेजिस्टेंस हमें यहां पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों को देखोगे तो ये वाला हो जाएगा R/3, R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तो प्लस ये हो जाएगा R/6, सारे R हैं, 3 हैं, यहां 6 हैं, R/6 प्लस ये हो जाएगा R/3। अब अगर मैं R इक्विवेलेंट को सॉल्व करके आंसर निकालूं तो कितना जाएगा हमारा, 5R/6, यानी कि ऑप्शन 1। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आ रहा है कि जो 2 पॉइंट हमने लिए थे, पॉइंट F के रेस्पेक्ट में A E एंड H सेम पोटेंशियल पे हैं, उनको एक जगह लिखना होता है। फिर पॉइंट D के रेस्पेक्ट में, ये वाला पॉइंट D है, गौर से देखेंगे ये वाला पॉइंट अगर यहां की हम बात करें तो C G
और बी, इसके रिस्पेक्ट में ये तीनों पॉइंट सी, जी और बी, सी, जी और बी सेम पोटेंशियल पे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की हम लोगों ने इसी फिगर की और सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 25, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखें, हमें निकालना है डिफरेंस इन हाइट। अब बहुत गौर से देखोगे, लिक्विड की डेंसिटी पता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इक्वल टू 0 मालूम है, ठीक है। यहां पर ये रेडियस मान लो यहां पर r1 है, यहां पर रेडियस जो है ना वो r2 है। गौर से देखें, थीटा 0 है तो जो भी रेडियस ऑफ मेनिस्कस है और रेडियस ऑफ ट्यूब वो एक ही होगी इस वाले पोर्शन के लिए। यहां पर जो प्रेशर है अगर P नॉट है तो हम जानते हैं कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। तो जस्ट इस सरफेस के मेनिस्कस के नीचे वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस 2T बाय R1। बिल्कुल सेम यहां पर अगर देखोगे P नॉट एटमॉस्फेयर में है, जस्ट इसके नीचे वाले पॉइंट की, मेनिस्कस के ठीक नीचे वाले पॉइंट की बात अगर हम करें और यहां पर प्रेशर निकालें, कितना आ जाएगा, P नॉट माइनस 2T बाय R2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर ऐसे करके मैं एक लाइन बनाऊं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर एक प्रेशर होना चाहिए, है कि नहीं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो यहां पर अगर प्रेशर निकालोगे, मान लो मैं कह दूं प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर निकालो जो निकाल चुके हो, मान लो ये P2 है। अब अगर इस P1 की वैल्यू निकालूं मैं तो यहां P नॉट था, ठीक नीचे इस पॉइंट पर आए, और यहां से मैं अगर ये डिस्टेंस निकाल लूं ये वाली और यहां प्रेशर निकालूं P1, तो इसका मतलब मुझे ये वाली हाइट जोड़नी पड़ेगी। मान लो ये स्मॉल h है, ठीक है। तो P1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, गौर से देखो, P नॉट माइनस 2T बाय R1 प्लस ऊपर से नीचे आ रहे हैं कितना, रो जी एच। यहां पर सिंपल सी बात है, ये गौर से देखो, जस्ट बिलो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P2, किसके बराबर है, P नॉट माइनस 2T बाय R। अब अगर मुझे ये H निकालना है तो ये H1 है और ये H2 है। अगर मैं इस H1 से इस H2 को माइनस कर दूं यहां तक तो क्या मिल जाएगा मुझे, H। तो जो H की वैल्यू है वो किसके बराबर है, H1 माइनस H2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों पॉइंट के प्रेशर, क्योंकि सेम कनेक्टेड फ्लूइड के लिए अगर दो पॉइंट होते हैं सेम लेवल पर तो वहां का प्रेशर सेम होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, P1 बराबर P2, और जैसे मैं P1 बराबर P2 करूंगा, सॉल्व करोगे और हमें क्या निकालना है, स्मॉल h की वैल्यू, यानी कि हमें दिख रहा है यहां पर P नॉट माइनस 2T बाय R1 प्लस रो जी एच बराबर P नॉट माइनस 2T बाय R2। सॉल्व कर लेंगे और उससे h की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आगे का काम हमें पता है, हमें P1 पता है, हमें P2 पता है, स्मॉल h H1 माइनस H2 है, दोनों को बराबर करना है और बराबर करके सॉल्व करके हमें स्मॉल h यानी H1 माइनस H2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो सभी लोग देखोगे आंसर 2.19 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखें, यहां पर एक बबल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का सोप बबल, और उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का बबल है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेडियस निकालनी है ऑफ सोप बबल विच हैज सेम एक्सेस प्रेशर एज प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर एक ऐसे करके बबल बना दूं और उसकी रेडियस कह दूं r है, तो यहां का प्रेशर और इस 3 सेंटीमीटर के अंदर यहां का प्रेशर बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि P1 की जो वैल्यू है ना वो P2 के बराबर होनी चाहिए। P1 कितना है, गौर से देखो, P नॉट प्लस 4T बाय R। अगर बाहर का प्रेशर मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर P नॉट मान लूं, रेडियस R है तो कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, यानी P नॉट प्लस 4T बाय R बराबर, ये P1 हो गया। अब P2 देखो,
पहले रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बाद में रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बाहर का प्रेशर P नॉट है, तो मैं ऐसे लिखूंगा P नॉट प्लस 40/6, ये वाली रेडियस। तो यहां से अंदर आ गए इस वाले पॉइंट पर। अब यहां से फिर अंदर जाओ, अब रेडियस 3 है तो प्लस कितना 40/3। तो ओवरऑल ये P2 की वैल्यू हो गई। P नॉट गायब हो गया। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो 1/r बराबर कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3। सॉल्व करके हमें r की वैल्यू निकालनी है। कितना आ जाएगा r बराबर 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, इसका मतलब है अपना आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 27, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, दो वायर हैं, इक्वल लेंथ है ना L, और डायमीटर मालूम है, यानी कि एरिया भी सेम है। रजिस्टिविटी दोनों की पता है अलग अलग, एक की ρ1 है न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, एक की ρ2 है न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, और इनको आपस में हम लोगों ने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। मतलब एक रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे करके R1 है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है। अगर कोई पूछे R1 कितना है तो मैं ऐसे लिखूंगा R1 = ρ1 L/A, और फिर R2 = क्या मिलेगा ρ2 L/A। ρ1 ρ2 अलग अलग है तो R1 R2 अलग अलग है, दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल। तो इसका मतलब है हम ऐसे लिखेंगे 1/R बराबर, यहां क्या जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है 3, यानी R हमें दिया गया है, ये वैल्यू मालूम है कितनी 3। और ध्यान से देखना 1/R1 प्लस 1/R2, R1 पता है R2 पता है, मुझे निकालना क्या है लेंथ। गौर से देखो, फाइंड लेंथ ऑफ वायर, मतलब L हमारे लिए अननोन है तो L हो गया अननोन, और A पता ही है। ध्यान से देखें, तो हम अगर R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ρ1 पता है, ठीक है ना, A पता है, ρ2 पता है, A पता है, और L कॉमन ले लोगे, सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें, यानी हमें R1 R2 R दिया हुआ है, वैल्यू पुट करनी है ये वाली, और फिर ρ1 एरिया और ρ2 एरिया, इनकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करके L की वैल्यू निकालनी है, जो कि सॉल्व करने के बाद देखोगे 97, ठीक है ना, मीटर के बराबर आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ये 28 क्वेश्चन बहुत सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का आसान क्वेश्चन जिसको कहोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। ये ग्राफ दिया हुआ है P और V के बीच में, देख रहे हैं एरो बना हुआ है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। हम जानते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें P और T के बीच में तो प्रेशर को रखना है, टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर देख रहे हो चेंज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घटना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। गौर से देखो तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक बच्चों के द्वारा प्राप्त किए हैं उन सब के सोल्यूशन मेमोरी बेस्ड हैं, जो डेटा है बच्चों ने दिए हुए थे। कैलकुलेशन जो है उसमें एरर हो सकती है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इन पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें सीखें। कैलकुलेशन मिस्टेक तो लेन देनी हो सकती है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।